Good morning. Today we are going to discuss basics of nervous system. नर्वस सिस्टम क्या है उसके बेसिक्स के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करना शुरू करें उससे पहले हम एक बार कुछ बेसिक्स हैं जो हम देख लेते हैं। There are some terms which we will use during our discussion. So first of all, I want to say that polarization and depolarization, depolarized state, hyperpolarization, ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारे काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले इन टर्म्स में हम बात करते हैं कि जो सेल है, सेल के अंदर की तरफ मेम्ब्रेन में, अगर मैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करता हूँ, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज इनसाइड नेगेटिव। इट मीन्स इनसाइड नेगेटिव चार्ज है और आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज है। और रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज -60 मिलीवोल्ट, और ये माइनस जो है वो इनसाइड है, तो -60 मिलीवोल्ट जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल है सेल की। कुछ चैनल्स हैं इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सोडियम चैनल अगर ओपन होता है तो सोडियम बाहर से अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जो काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम की कंसंट्रेशन को सेल के साइटोप्लाज्म के बाहर की तरफ ज़्यादा मेंटेन करके रखता है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ ज़्यादा मेंटेन करके रखता है। कैल्शियम हमारे साइटोप्लाज्म में उनकी कंसंट्रेशन कम होती है कंपैरेटिव टू आउटसाइड, और क्लोराइड जो है उनके बारे में अगर बात करूं तो उनकी कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज़्यादा होती है। तो अब अगर इफ sodium channels will be opened, then sodium will comes toward cytoplasm, or I can say influx of sodium ion will be observed. If potassium channels will be open, then outflux of potassium will be observed. If calcium ion channels will be open, then influx of calcium will be observed. And if chloride ion channels open, then influx of chloride ion channel will be observed. So if sodium channels opened, then what will happen to membrane potential of cell? If sodium channels open, then membrane potential of cell will be increased, or I can say it will be changed toward positive cell membrane potential. नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू होगी। इसी तरह से अगर पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो पोटेशियम बाहर जाएगा, और पोटेशियम बाहर जाएगा तो पोटेशियम हैज़ पॉजिटिव चार्ज। सो आउटफ्लक्स और आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम से क्या होगा? मेम्ब्रेन की जो इनसाइड नेगेटिव चार्ज है उसमें कमी आएगी, और इनसाइड नेगेटिव चार्ज में कमी आने के कारण जो है मेम्ब्रेन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा? कम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कम होने का मतलब डीपोलराइजेशन होना, बाहर आउटसाइड और इनसाइड जो है उसमें डिफरेंस कम होना, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज्ड, उसे कहा जाएगा, इट विल बी नोन एज डीपोलराइजेशन। तो अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं विच विल बी यूज ड्यूरिंग अवर डिस्कशन। फर्स्ट इज रेस्टिंग potential or resting membrane potential. Then resting membrane potential is -60 millivolt, or threshold membrane potential is -30 millivolt. Threshold membrane potential voltage gated आयन चैनल्स को ओपन करवाने के लिए काम में ली जाती है। जो थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स को ओपन करवा देगी। हाइपरपोलराइजेशन मीन्स इनसाइड जो है -80 मिलीवोल्ट हो जाना, इनसाइड नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, हाई नेगेटिव हो जाना इनसाइड। हाइपरपोलराइजेशन कब देखने को मिल सकता है? अगर क्लोराइड आयन चैनल ओपन होते हैं तो क्लोराइड बाहर से अंदर आएगा और अंदर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इफ क्लोराइड आयन चैनल विल बी ओपन, देन क्लोराइड कम्स inside
of cytoplasm and it will cause more higher negative membrane potential inside, and we can say that cell membrane will be hyperpolarized if chloride ion channels will be opened. फिर हम बात करते हैं डीपोलराइजेशन। तो जब अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन आना शुरू हो जाए या नेगेटिव चार्ज आयन जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन में इनसाइड पॉजिटिव चार्ज के आने से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो माइनस से प्लस की तरफ बढ़ेगी। इसका मतलब इसको कहा जाता है डीपोलराइजेशन। सोडियम आयन चैनल के ओपन होने पर क्या होगा, इनसाइड पॉजिटिव बढ़ेगा, तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन। पोटेशियम आयन चैनल के ओपन होने से क्या होगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, और पोटेशियम बाहर जाएगा तो या तो सेल पोलराइज स्टेट में आएगी या रीपोलराइज होगी या हाइपर पोलराइज होगी। कैल्शियम आयन चैनल ओपन होने पर पॉजिटिव इनफ्लक्स होने पर क्या होगा, डीपोलराइजेशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारे आगे की डिस्कशन के दौरान काम में आने वाली हैं। नाउ बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ये मान लो कि अगर हमारी बॉडी का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी बॉडी की, नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। Most of all activities of our body are controlled by nervous system, and nervous system control most of organs by using hormones of endocrine glands. नर्वस सिस्टम मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर कंट्रोल रखता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सहारे नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी पर सभी जो एक्शंस हैं उन पर कंट्रोल करवाता है। नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन टू parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system, or I can say CNS, peripheral nervous system known as PNS, peripheral nervous system. Central nervous system के दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसके भी दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है इसके फंक्शनिंग के आधार पर। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले, इससे जो न्यूरॉन्स निकलते हैं और जो टिश्यूज़ में जाते हैं या ऑर्गन्स में जाते हैं पेरिफेरल, उसे कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो अंदर की तरफ न्यूरॉन्स हैं इनके, वो कहलाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फंक्शन या फंक्शनिंग के आधार पर हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सोमेटिक और ऑटोनॉमिक क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये रेगुलेट करता है स्केलेटल मसल्स को, या मैं कह सकता हूँ वॉलंटरी कंट्रोल, स्वैच्छिक नियंत्रण जो है। मुझे ग्लास उठाना है तो मुझे कोई ग्लास उठाना है, मुझे कोई डंबल उठाना है, मुझे कोई वेट उठाना है, मुझे कोई धक्का लगाना है, कोई भी काम जो मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ और जिस पर मेरा कंट्रोल है। मुझे दौड़ लगानी है, दौड़ लगाते लगाते रुकना है, तो वाट एवर वर्क यू डू विद योर वॉलंटरी कंट्रोल आर कंट्रोल्ड बाय सोमेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। सोमेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली वॉलंटरी कंट्रोल से रिलेटेड है, स्वैच्छिक नियंत्रण से रिलेटेड है। इट मीन्स इट इज़ मेन, ये ऑर्डर देता है स्केलेटल मसल्स को। स्केलेटल मसल्स को ऑर्डर देने का काम करता है बेसिकली सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ जो अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और शो की है डायग्राम के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो, कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दो तरह के नर्व्स हैं जो यहाँ पर काम आते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के न्यूरॉन्स अपन बात करते हैं, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी न्यूरॉन्स
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स आउटपुट लेकर आते हैं। मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली क्या करेंगे, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है, जो प्रोसेसिंग की गई है और जो आउटपुट बनी है, उस आउटपुट को लेकर मसल्स तक जाते हैं। तो और मसल्स से काम करवाया जाता है। तो सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली स्केलेटल मसल्स को ऑर्डर देता है जो भी काम हमें करना है उसके लिए। फिर हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या मैं कह सकता हूँ इनवॉलंटरी कंट्रोल से रिलेटेड। इनवॉलंटरी कंट्रोल मतलब अनैच्छिक, जिन पर हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं है। हार्ट का बीट करना, हार्ट जो बीट करता है वो ब्रेन के कंट्रोल में है। मैं अपनी इच्छा से हार्ट की बीटिंग को रोक नहीं सकता या हार्ट की बीटिंग को शुरू नहीं करवा सकता। या फिर हमने खाना खाया, वो खाना हमारी ईसोफेगस में से होता हुआ स्टमक के अंदर आ रहा है, इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर उस फूड का मूवमेंट हो रहा है। तो स्मूथ मसल्स जो है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स इज नॉट इन आवर कंट्रोल, नॉट इन आवर वॉलंटरी कंट्रोल, सो इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलंटरी कंट्रोल है तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। नाउ on the basis of functioning, we can also classify autonomic nervous system in two parts. These are sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system is mainly related to fight, flight, fear response, and parasympathetic nervous system is mainly related to rest and digestive response. Fight, flight, fear means, for example, मैं रात को कहीं जा रहा हूँ और अचानक से मुझे पीछे से कोई आवाज़ आती हुई सुनाई देती है, मैं बहुत डर जाऊँगा। तो क्या रेस्पॉन्स होगा? सबसे पहले तो होगा आंखें फैल गई, जो प्यूपिल है वो डायलेट हो गई, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, सांस ऊपर नीचे हो गई, मेरी सांस चढ़ गई मेरी, है ना। तो आँखों की पुतलियाँ फैल गई हैं, हार्ट रेट बढ़ गई हैं, गला सूखने लग गया है, डाइजेशन जो है उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन सिस्टम वाला पार्ट जो है वो स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि भागना है तो मैं भागते भागते खाने पचाने पर तो मेरा दिमाग फोकस करेगा नहीं, सीधी सी बात है एक ही चीज़ पर फोकस करेगा कि किसी भी तरह से बचना है। तो ब्रेन जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ गई है, प्यूपिल डायलेट हो गई जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आंखों में आए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिखाई दे चीज़ें, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी फंक्शनिंग वीक हो जाएगी, एड्रेनलिन का सिंथेसिस सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और कुल मिलाकर वो सभी काम जो कि मुझे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे काम शुरू हो जाएंगे। जेनेटल सिस्टम की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, स्केलेटल मसल्स की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना बढ़ जाएगा, क्योंकि भागना है तो फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना है, वही ग्लूकोज काम आएगा, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन भी हो जाएगी मसल स्केलेटल मसल्स के अंदर। तो ये सभी काम जो हैं ये प्रमोट किए जाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे वो ये काम करवाएंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले टाइम पर बात करूं तो ये बेसिकली रेस्ट एंड डाइजेस्टिव, मैं आराम से बैठा हूं, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, यूरिनरी जो ट्रैक है, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होगा, और डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसकी तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, ऑर्गाज्म बढ़ जाएगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली देखने को मिलेगी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं ये।
अच्छा, एक टर्म है जो हम काम में लेंगे, गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या है? क्लस्टर ऑफ इंटरकनेक्टिंग नर्व सेल्स आउटसाइड द ब्रेन। ब्रेन के बाहर जो इंटरकनेक्टिंग नर्व सेल्स के जो डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनस के बीच में जो कनेक्शन बन रहे हैं, एक से ज़्यादा बहुत सारे, वो गैंग्लियन कहलाएंगे। अभी हम आगे ये टर्म काम में लेने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने शो किया है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस को। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अभी हमने बात की थी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रिलेटेड है फाइट फियर रेस्पॉन्स से। पैरासिम्पैथेटिक जो है राइट साइड वाला, वो रिलेटेड है रेस्ट एंड डाइजेशन से रिलेटेड रेस्पॉन्स से। तो लेफ्ट वाले के बारे में अपन बात करते हैं सबसे पहले, कि जो यहाँ पर जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो दो टर्म्स हैं जो हम काम में लेंगे, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। मैंने प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स को ये डार्क कलर जो है इससे शो किया है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स को ये जो ब्लू कलर है इससे शो किया है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वहाँ पर मैं बात करता हूँ। तो यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन स्मॉल साइज़ के हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कंपैरेटिवली लार्ज साइज़ के हैं। फिर बात करें पैरासिम्पैथेटिक में, तो इसमें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स लार्ज साइज़ के हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो हैं वो स्मॉल साइज़ के हैं। गैंग्लियन मतलब यहाँ पर ये जो कनेक्शन बने हुए हैं न्यूरॉन्स के, ये बेसिकली गैंग्लियंस हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लियंस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के पास में ही हैं, जबकि पोस्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियंस जो है दीज आर एट द रेस्पेक्टिव ऑर्गन, जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ पर प्रेजेंट है गैंग्लियन। अब दूसरी खास बात कि चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन बोथ टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइल कोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ बोथ sympathetic and parasympathetic nervous system are cholinergic. It means these both preganglionic neurons secrete acetylcholine as a neurotransmitter at synaptic cleft. Clear? नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है N। ये N का मतलब है निकोटिनिक रिसेप्टर। तो एसिटाइलकोलिन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर वो होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। मतलब ये जो ब्लू वाले जो न्यूरॉन्स हैं, इन ब्लू वाले न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स हैं, इनकी मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स होंगे एसिटाइलकोलिन के लिए, ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके फंक्शनिंग के बारे में। तो इसके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं ये जा रहे हैं प्यूपिल पर। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या कराएंगे, प्यूपिल का डायलेशन करवाएंगे। फाइट एंड फियर वाला रेस्पॉन्स है, हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, ब्रोंकाई जो है एयरवेज उसका कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, इसीलिए सांस हाँफने लग जाती है, सांस तेज हो जाती है। ये स्वेट ग्लैंड पर जो है यहाँ पर मैंने इस पर बॉक्स लगाया है। ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है ये अपन लास्ट में बात करने वाले हैं। यहाँ पर लीवर है, तो लीवर में जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो स्टिमुलेशन होगा वो लीवर में क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ा देगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के बनने को बढ़ा देगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसकी तरफ जाने वाली ब्लड वेसल्स जो है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाया जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि भागना है तो डाइजेशन पर इतना फोकस नहीं करना उस दौरान। एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले जो न्यूरॉन्स हैं ये एड्रेनलिन के सिंथेसिस और सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। एड्रेनल ग्लैंड में इनका जो स्टिमुलेशन होता है वो एक तरह का एक्सेप्शन है जो हम लास्ट में बात करेंगे।
फिर यूट्रस है तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेजाइना जो है वेजाइना का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और पेनाइल जो मसल्स हैं या पेनाइल ब्लड सप्लाई जो है वो भी रिड्यूस होगी, क्योंकि हमें उस टाइम पर जब हमें भागना है तो हमें ऑर्गाज्म पर फोकस नहीं करना होता है। उस टाइम पर हमें सिर्फ जो है हमारे स्केलेटल मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देनी होती है। यूरिनरी सिस्टम जो है, इसके ऊपर यूरिनरी जो ब्लैडर है वो रिलैक्स हो जाएगा, जिससे कि वो यूरिन इकट्ठा कर लेगा यहाँ पर मतलब यूरिन आउटपुट जो है वो कम होगी एक तरह से। फिर हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, इसके रेस्पॉन्स क्या होंगे। तो ये क्या है, रेस्ट एंड डाइजेशन, यही फोकस था इसका। तो रेस्ट के दौरान क्या होगा, प्यूपिल जो है वो उसका डायमीटर क्या होगा, कम हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, लंग्स की तरफ जो ब्रोंकाई एयरवेज है उसका डायलेशन होगा, लीवर है तो लीवर के अंदर इस दौरान ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन बेसिकली कम हो जाएगा। ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स मोस्टली जो पेरिफेरल जो ऑर्गन्स हैं जो वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। डाइजेशन सिस्टम की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, डाइजेशन एनहेंस होगा। यूट्रस जो है रिलैक्स हो गया, वेजाइना रिलैक्सेशन होगा, पेनाइल अरोजन हो सकता है, ऑर्गाज्म जनरेट होगा सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान। यूरिनरी सिस्टम जो है इसमें यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे कि यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। तो ये सारे रेस्पॉन्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट कर रहा है, या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ये बढ़ा रहे हैं, ये रेस्पॉन्स करवा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, हमने एक चीज़ यहाँ पर बात करी कि जो सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, दोनों ही नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स कॉलिनर्जिक होते हैं, एसिटाइल कोलिन एज ए न्यूरल ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। फिर हम बात करते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं जो ब्लू वाले, सिंपैथेटिक में लार्ज साइज के हैं और पैरासिम्पैथेटिक में स्मॉल साइज के हैं। तो मोस्ट ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर एड्रीनर्जिक। मोस्ट ऑफ बोला है मैंने, सभी नहीं बोला, ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स आर एड्रीनर्जिक। इट मीन्स नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन जो है उसका सिक्रीशन करते हैं और अपना काम करवाते हैं मसल से। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक neurons of sympathetic nervous system are adrenergic, whereas post ganglionic neurons of parasympathetic nervous system are cholinergic. It means ये choline, acetyl choline को रिलीज करते हैं एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। फिर अब हम बात करते हैं कि जो कुछ एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में। यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखी हुई मैंने कि जो आउटफ्लो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का वो मेनली क्रैनियल और सैक्रल न्यूरॉन्स से निकलता है, यानी क्रैनियो सैक्रल आउटफ्लो देखने को मिलता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसमें थोरेसिको लंबर आउटफ्लो देखने को मिलता है न्यूरॉन्स का, मतलब थोरेसिक और लंबर वाले रीजन से न्यूरॉन्स बाहर निकलते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और मैं बात करूँ, अगर डाइवर्जेंस की बात करूँ, सिग्नल डाइवर्जेंस की बात करूँ, तो सिग्नल डाइवर्जेंस जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में 1:4 देखने को मिलता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अप्रॉक्सीमेटली 1:20 का सिग्नल डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। डाइवर्जेंस का मतलब कि इंफॉर्मेशन लेके जो आउटपुट है लेके, मान लो ये एक न्यूरॉन आई है और फिर ये एक न्यूरॉन जो है ये आउटपुट करवा रहा है, फिर आगे की तरफ इन न्यूरॉन जो है, इन न्यूरॉन से जो सेल्स हैं जिनको कि आउटपुट मिल रही है वो मान लो इससे 4 गुना है। इसी तरह से यहाँ पर जो है 1 से 20 गुना तक सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है।
ये वापस से मैंने समरी एक डायग्राम में शो की है यहाँ पर कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो इसमें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लार्ज साइज के हैं, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन स्मॉल साइज के हैं। फिर हम बात करें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो हैं, चाहे वो सिम्पैथेटिक के हों, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक के हों, या फिर वो सिम्पैथेटिक के हों, कोलिनर्जिक होते हैं, और कोलिन के लिए रिसेप्टर कैसे होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। फिर बात करें पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक में स्मॉल साइज के हैं और सिम्पैथेटिक में कंपैरेटिवली लार्ज साइज के हैं। फिर हम बात करें कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक में कोलिनर्जिक टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पर रिसेप्टर जो है एडिनल कोलिन के वो कैसे मस्करेनिक, क्योंकि मसल्स पर होते हैं मेनली, तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं। फिर हम बात करें पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, ये मोस्टली होते हैं एड्रीनर्जिक और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं मोस्टली, और इनका जो टारगेट ऑर्गन है यहाँ पर एक तो ये मसल्स हैं, तब तो क्या है कि ये डायरेक्ट मोस्टली कैसे होंगे एड्रीनर्जिक। लेकिन अभी हमने बात की थी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो वो एक्सेप्शंस एक तो है एडिनल ग्लैंड में, क्योंकि एडिनल ग्लैंड में क्या हो रहा है कि प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन्स हैं वो एडिनल ग्लैंड पर सिक्रीशन स्टिमुलेशन करते हैं किसी स्पेसिफिक सेल का, क्रोमाफिन सेल्स का। वो क्रोमाफिन सेल जो है वो यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की तरह काम कर रही हैं, तो वो एक्सेप्शन है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो ये वापस से हमने यहाँ पर वही समरी लिखी जो भी हमने बात की थी कि ऑल प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स आर कोलिनर्जिक, मींस रिलीज एस्टाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एज, एंड दूसरी खास बात ये माइलिनेटेड होते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, मतलब माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है इनके ऊपर। फिर बात करें पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो है वो दो तरह के हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वाले कैसे हैं, साइज अभी हमने बात कर ली थी, सिंपैथेटिक वाले जो है लार्ज साइज के हैं, पैरासिम्पैथेटिक वाले स्मॉल साइज के हैं। सिंपैथेटिक वाले मोस्टली एड्रीनर्जिक हैं और नॉर एड्रीनलिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। पोस्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले मेनली कोलिनर्जिक, CHOLINERGIC, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मेरे से थोड़ी, सॉरी, और ये सिक्रीट करते हैं एसिटाइल कोलिन को। फिर हम बात करें अच्छा रिसेप्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो थे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर वो कैसे थे, निकोटिनिक रिसेप्टर थे। यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर है वो कैसे है, मस्करेनिक रिसेप्टर हैं। और एड्रीनलिन के लिए जो रिसेप्टर होता है वो कैसे होता है, एड्रीनर्जिक, अल्फा एड्रीनर्जिक या बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। एक्सेप्शन बात करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेंगे। तो वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन है हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ स्वेट ग्लैंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में नॉर एड्रीनलिन होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, लेकिन स्वेट ग्लैंड में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो कोलिनर्जिक होते हैं और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरा, अभी हमने बात की थी कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वहाँ पर हमने पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन नहीं देखा था, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जो है वहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले डायरेक्ट सिनेप्स बनाते हैं एड्रिनल ग्लैंड की एक स्पेसिफिक सेल के साथ जिन्हें क्रोमाफिन सेल्स कहा जाता है। क्रोमाफिन सेल्स का जो फॉर्मेशन या इवोल्यूशन होता है डेवलपमेंट के दौरान वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की एनालॉगस होता है, और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की तरह प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से सिग्नल ले रही हैं। और ये क्रोमाफिन सेल जो है इनको स्टिमुलेट किया जाता है डायरेक्ट प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के द्वारा। सिंपैथेटिक सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो एड्रिनल ग्लैंड पे जाते हैं क्रोमाफिन सेल को स्टिमुलेट करते हैं, और ये क्रोमाफिन सेल जो है ये रिलीज करती हैं डायरेक्ट नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन डायरेक्टली इन ब्लड, यानी कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स डायरेक्ट स्टिमुलेट करते हैं क्रोमाफिन सेल्स को फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये कुछ बेसिक थे नर्वस सिस्टम के। अब हम नेक्स्ट न्यूरॉन फिजियोलॉजी के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट अब अपन लेक्चर जो है अपना उसमें अपन न्यूरॉन फिजियोलॉजी के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू।